वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ये हाँ ओके। लॉजिक समझो, अगर आधा हमने उसको ब्लैक पेंट कर दिया या कवर कर दिया, लेंस की जगह मिरर भी हो सकता था, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप ये पूछ सकते थे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? आंसर इज यस, इमेज तो पूरी पूरी बनेगी। अंतर सिर्फ इतना सा पड़ेगा कि अब वो सारी रेज नहीं पहुंचेंगी पूरे हिस्से से, सिर्फ आधे हिस्से से रेज पहुंचेंगी और वो इमेज बनाएंगी। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। तो तुम क्या करोगे, जो रे डायग्राम है उसमें से आधे हिस्से के रे गायब कर दोगे, बचे हुए आधे हिस्से से रेज वहां पहुंचेंगी, जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसकी। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। तो हम वो डायग्राम के थ्रू इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कैमरा से फोटो खींच रहे हो गुलाब के फूल की, कैमरा पर मक्खी आकर बैठ गई, तुमने कैमरा को फोकस किया गुलाब के फूल पर, कैमरा के लेंस पर अगर मक्खी आकर बैठ जाए तो क्या मक्खी का फोटो आएगा? मक्खी फोटो में आएगी या नहीं आएगी? प्रैक्टिकली करके देखना। तुमने फोकस किया हुआ है गुलाब के फूल पर, अब अगर कैमरा के लेंस पर कोई इंप्योरिटी है या कोई दाग धब्बा लगा हुआ है जैसे कि मक्खी, तो उसका फर्क सिर्फ इतना सा पड़ता है कि इमेज जो है वो धुंधली आएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी इमेज में। वो मक्खी तुम्हें नहीं दिखने वाली, या दाग या धब्बा जो लगा हुआ है लेंस पर वो दिखने वाला नहीं है फोटो में, बिकॉज कैमरा फोकस्ड है गुलाब के फूल पर, उसकी पोजीशन अलग है जहां फोकस्ड है वो। तो ऐसा ही मिरर के साथ होता है, अगर जिस मिरर में तुम अपनी शक्ल देखते हो वो आधा टूट जाए तो तुम्हारी इमेज पूरी दिखेगी या आधी दिखेगी? मतलब ब्लर हो जाएगी ना, जैसा आपने कहा। कोई ब्लर नहीं होगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इमेज पूरी दिखेगी। कोई भी मिरर के टुकड़े में देख लेना तुम अपनी शक्ल। छोटे मिरर और बड़े मिरर का यही फर्क पड़ता है। जब तुम हेयर ड्रेसर नाई के यहाँ जाते हो कटिंग कराने, उसके यहाँ मिरर होते हैं बड़े बड़े, तुम एक तो एक छोटे मिरर में अपनी इमेज देखना कांच में, और एक ड्रेसिंग टेबल के मिरर में अपनी इमेज देखना, और डिफरेंस को फील करना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इमेज तो पूरी ही दिखती है, फर्क आता है सिर्फ इंटेंसिटी में। क्या बात समझ में आई? हाँ। और क्या पूछना है? और एक मिनट, और मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, तो मैं आगे बढ़ते हैं। तो बोला था ना लिख के रखो। हाँ तो याद नहीं आ रहा का क्या मतलब? जब पूछना है तो लिख कर रखना है। चैप्टर नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। You have studied in the previous chapter about refraction of light. You also studied the nature, position, and relative size of images formed by lenses. How can these ideas help us in the study of the human eye? तो वो हमें समझना है। Human eye uses light and enables us to see objects around us. It has a lens in its structure. हमारी आंख में कॉन्वेक्स लेंस है जो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, और फोकल लेंथ चेंज करने के लिए उसको अपने कर्वेचर को चेंज करना होता है, और कर्वेचर को चेंज करने के लिए हिंदी में कहते हैं पक्षमाभी पेशियां, हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कौन सी मसल्स होती हैं? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो है वो कंट्रोल करती है उसके कर्वेचर को।
The human eye uses light and enables us to see objects around us. It has lens in its structure. What is the function of the lens in a human eye? वो हम समझेंगे. रेटिना पर इमेज फॉर्म करना उसका फंक्शन है. हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, चश्मे में जो लेंस काम में लेते हैं, करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन, विजन के डिफेक्ट को किस तरह से सही करते हैं. लेट अस कंसिडर दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में हम यही सब सीखने वाले हैं. We have learned in the previous chapter about light and some of its properties. In this chapter, we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. वो भी हम देखेंगे. We shall also discuss about rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. इनके causes क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, रेनबो में कलर्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब. तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई की बात करते हैं. The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. तो सबसे पहली बात जो समझने की, ये कलर्स बाहर होते हैं या आंख के अंदर होते हैं? जो रंग तुम देख पा रहे हो, these colors are within your eye or these are outside? हाँ, क्योंकि अगर ये आंख तुम्हारी ना होकर किसी खरगोश की आंख है तो वो कलर नहीं देख पा रहा है. अगर बाहर होते कलर तो किसी की भी आंख होती, चाहे मधुमक्खी की, खरगोश की या गाय की या कुत्ते की, उन सबको कलर दिखाई देते. अगर कलर बाहर होते तो निश्चित रूप से कलर जो है हमारी आंख के अंदर है. और उसका कारण यह है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट आकर जब स्टिमुलेट करती है उन सेल्स को, जो कोन शेप्ड सेल्स होते हैं रेटिना में, स्पेशली सिर्फ ह्यूमन आई में होते हैं कोन शेप्ड सेल्स, तो हमें कलर सेंस होता है या कलर का सेंसेशन हम कर पाते हैं. ऑन क्लोजिंग द आईज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल. ठीक है, आंख बंद करने के बाद हम सूंघ कर ऑब्जेक्ट्स का पता लगा सकते हैं, टेस्ट करके, साउंड दे मेक और बाय टच. It is, however, impossible to identify colors while closing the eyes. या तो आंख बंद हो या अंधेरा हो, क्या अंधेरे में हम कलर देख पाते हैं? नहीं. अंधेरे में हमको ऑब्जेक्ट्स, जब बिल्कुल परफेक्ट अंधेरा नहीं है, तो कुछ कुछ रोशनी है, बहुत कम रोशनी, तो ऑब्जेक्ट कलरफुल दिखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है हमको? सब ब्लैक एंड व्हाइट. करेक्ट. So ये सब तुम एक्सपीरियंस करके देख सकते हो, फील करके. Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. तो आंख जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है. The human eye is like a camera. इसका स्ट्रक्चर कैमरा जैसा होता है, या उल्टा कह दें, कैमरा जो आदमी ने बनाया है वो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर पर बेस्ड बनाया है. Its lens system forms an image on a light-sensitive screen called the retina. पुरानी तरह के जो कैमरा हुआ करते थे उनमें यही सिस्टम होता था. उसमें कोटिंग होती थी रील पर फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस की, यानी लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस की. जब लाइट उस पर आकर पड़ती थी तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती थी और उससे इमेज फॉर्म होती थी. Light enters the eye through a thin membrane called the cornea. तो यहां तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो, कॉर्निया से लाइट एंटर करेगी. इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल. तो ये जो सबसे आगे है ये कॉर्निया है. ये बाहरी आघातों से हमारी रक्षा करता है, धूल मिट्टी से बचाता है. द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप. ये पूरी आई बॉल है जो कि स्फेरिकल है. डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं. तो 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, रफली 2.5 सेंटीमीटर हम इसको लेते हैं. मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. रिफ्रैक्शन यहां पर होता है. द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina. तो उसके आगे जो लेंस है, यहाँ देख रहे हैं और क्या है, एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है.
उसके बाद ये क्रिस्टलाइन लेंस आ रहा है, क्रिस्टलाइन लेंस तक जो रोशनी जा रही है वो प्यूपिल के थ्रू जा रही है, और यहाँ पर आइरिस है, छोटा सा एक छेद होता है, उसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस का कलर डिफरेंट रीजन के लोगों के आइरिस का कलर डिफरेंट होता है ना, उसी की वजह से आइरिस के कलर से ही तय होता है कि आंख नीले रंग की दिखाई देगी, हरे रंग की, भूरी या काली। तो हिंदी में बोलते हैं ना वो आंख का हीरा, वो एक्चुअल में ये है। और प्यूपिल तो पढ़ते हैं अभी आगे। Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at outer surface. The crystalline lens merely provides the finer adjustment. Object को focus करता है retina पर. We find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. ठीक है, iris pupil का size control करेगा। तो सफेद आंख के बीच जो काले रंग का पार्ट है, that is pupil. The pupil regulates and controls the amount of light. जब तेज रोशनी होती है तो प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है, जिससे कि ज्यादा रोशनी जाकर आंख को डैमेज ना करे, और जब कम रोशनी होती है तो यही प्यूपिल फैल जाता है, जो आंख में काला वाला हिस्सा है वो बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अगर तुमने गौर किया हो, तोते को ध्यान से देखा हो, तोता पाला हो कभी, तोते को जब गुस्सा आता है तो उसकी आंख में जो काला वाला पार्ट है वो छोटा हो जाता है, तो ये वही प्यूपिल है। The pupil regulates and controls the amount of light entering the eye. The eye lens forms an inverted real image of the object on the retina. तो समझ लो रेटिना पर जो यहाँ इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। तो फिर हम सीधा कैसे देख पाते हैं? तो ऑप्टिक नर्व जब ब्रेन तक लेकर जाती है उसको, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है सीधा करके। द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन, है ना, बहुत संवेदनशील होता है रेटिना, हैविंग एनोरमस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। जैसे किसी फोटो डायोड में लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है जिससे वो लाइट को सेंस करता है, वैसे ही रेटिना में भी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो सारा जो ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में हो रहा है न्यूरॉन्स के थ्रू। These signals are sent to the brain via the optic nerve. Optic nerve लेके जाएगी। The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive objects as they are. तो हमें दिखाई देता है बाहर का। तो अभी तुम लैपटॉप के सामने बैठे हो, लैपटॉप की स्क्रीन तुम्हें दिखाई दे रही है, तो जो तुम देख रहे हो वो बाहर है या तुम्हारे आंख के अंदर है? आंख के अंदर है। हाँ, जिसे तुम देख रहे हो वो इमेज है, वो तुम्हारी आंख के अंदर है, ठीक है, वो बाहर नहीं है। तुम जिसे देख पा रहे हो दैट इज इमेज जो तुम्हारी आई के रेटिना पर फॉर्म हो रही है। येलो बॉक्स में देखते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डैमेज टू और मेल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट लाइक द कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर जो लिक्विड भरा है, एंड विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर पीछे होता है, यहाँ ये विट्रस ह्यूमर है, आगे एक्वस ह्यूमर है। और दो रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, किसी में भी डैमेज होगा लाइक द रेटिना और इवन द ऑप्टिक नर्व। बोलते हैं ना कई बार नस दब गई, डॉक्टर बोलता है नस दब गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। दैट ट्रांसमिट्स दीज इम्पल्सेस टू द ब्रेन इज डैमेज, इट विल रिजल्ट इन विजुअल इम्पेयरमेंट। दिखाई देना बंद हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, कम हो जाएगा। You might have experienced that you are not able to see objects clearly for some time when you enter from bright light to a room with dim light. तो बोलते हैं चकाचौंध हो गई आंखें। तो तेज रोशनी जब आंखों में पड़ती है तो कुछ देर तक हम नहीं देख पाते, क्योंकि जो सेंसिंग पार्ट है आंख का, रेटिना के अंदर जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेशन की वजह से इनकेपेबल हो जाते हैं लो लाइट को तुरंत से सेंस करने के लिए, फिर धीरे धीरे वो अपने को रीएडजस्ट करते हैं। आफ्टर सम टाइम हाउएवर यू मे बी एबल टू सी थिंग्स इन द डिम lit room. The pupil of an eye
acts like a variable aperture whose size can be varied with the help of iris. इसकी मदद से when the light is very bright, the iris contracts the pupil to allow less light to enter the eye. However, in dim light, the iris expands the pupil to allow more light to enter the eye. Thus, the pupil opens completely through the relaxation of the iris. जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो हमारी आंख छोटी हो जाती है, पास के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं बड़ी हो जाती है. What is power of accommodation? Article 11.1.1. हमारी आंख रिलैक्स स्टेट में रहती है जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देख रहे होते हैं. पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है. आईज पर स्ट्रेन आता है. यही कारण है कि पढ़ने में आंखों में थकान महसूस होती है, जबकि जब हम लंबे सफर पे निकलते हैं तो दूर सीनरी देखने में हमें आंखों में कोई थकान महसूस नहीं होती. अब हम समझेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है. हम फोकस कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, जैसे कि ऑटो फोकस कैमरा होता है, तो कैमरा से तुम महसूस कर सकते हो कि फोकसिंग किस तरह से चेंज होती है कैमरा के इसमें स्क्रीन पर देखकर या उसके लेंस में देखकर. तो हम फोकस कर पा रहे हैं 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं नियर पॉइंट फॉर ह्यूमन आई से लेकर इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट्स, तो हम फोकस कर पा रहे हैं. इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. आई लेंस कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट होगा. इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलेरी मसल्स. यहां मैं एक फॉर्मूले का जिक्र कर देता हूं जो तुम आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ा है हमने. उसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला. और लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिंक करता है फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं म्यू से दिखाऊं तो म्यू -1 टाइम्स 1/r1 -1/r2. तो लेंस की फोकल लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? सीधे सीधे फर्स्ट फेज का रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकेंड फेज का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, इन सब फैक्टर पर ये फोकल लेंथ डिपेंड कर रही है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करके लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना पॉसिबल है. इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला. जब कोई चश्मा बनाता है तो चश्मा बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है, पर्टिकुलर फोकल लेंथ या पर्टिकुलर पावर, क्योंकि पावर पी हमने पढ़ा था 1/f पावर के लेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए. ओके, हमने पढ़ लिया ciliary muscles. The change in the curvature of eye lens can thus change its focal length. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. तो एक बात दिमाग में बिठा लो, जो लेंस पतला होता है उसकी फोकल लेंथ, पतला इन द सेंस बीच में से, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये है लेंस L1 और ये है लेंस L2. तो किसको पतला कहेंगे, L1 को या L2 को? L1. हाँ, जो लेंस जितना पतला होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होगी, यानी फोकल लेंथ ऑफ L1 इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ L2. जो जितना मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी. Thus its focal length increases, है ना? Relaxed lens become thin, focal length increases. This enables us to see distant objects clearly. जब दूर का देख रहे हैं सिलरी मसल रिलैक्स्ड है, उनको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा कर्वेचर को चेंज करने के लिए. कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में मैंने रिलेशन बताया था तुम्हें. कर्वेचर जब ज्यादा होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है, और कर्वेचर जब कम होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होती है. इनवर्सली रिलेटेड है. When you are looking at objects closer to the eye, पास के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो, the ciliary muscles contract. उनको काम करना होगा, संकुचित होंगी. This increases the curvature of the eye lens. उससे कर्वेचर बढ़ेगा, यानी ज्यादा बैंड होगा, लेंस मोटा हो जाएगा. The eye lens then becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye lens decreases. Focal length कम हो जाएगी. This enables us to see nearby objects clearly. इसको तुम क्लियरली रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे.
अगर तुम यहां देख पा रहे हो तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रही है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रही तो कर्वेचर बढ़ रहा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी तो फोकल लेंथ पर जब इफेक्ट आएगा कर्वेचर बढ़ने का, फोकल लेंथ कम हो जाएगी बच्चों। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी, जबकि कर्वेचर बढ़ जाएगा। The ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation। इसको तुम अंडरलाइन कर दो। जब तुमसे पूछेंगे what do you understand by accommodation या power of accommodation of human eye, तो ये जवाब है। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit। पर हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज की सीमा होती है, तो एक मिनिमम लिमिट से कम नहीं की जा सकती और एक मैक्सिमम लिमिट भी होगी। ट्राई टू रीड ए प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज। बहुत पास ले जाओ। यहाँ मैक्सिमम की बात क्यों नहीं की, क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हम देख पा रहे हैं। हाँ, अगर किसी के आई में डिफेक्ट आ जाता है तो उसका फार पॉइंट शिफ्ट होता है, उसकी बात अब आई डिफेक्ट्स में हम करेंगे। तो क्या करो, तुम जो किताब पढ़ रहे हो उसको पास और पास और पास ले जाओ। देखो कब तक तुम फोकस कर पाते हो। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद तुम डिस्टेंस कम करने पर फोकस नहीं कर पाओगे। यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ना। The minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision। तो नई टर्म आ गई, least distance of distinct vision, दूर देखने की न्यूनतम दूरी। तो अगर तुम साफ साफ देखना चाहते हो तो कम से कम इतना दूर तुम्हें रखकर पढ़ना होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। For a young adult with normal vision, the near point is about 25 सेंटीमीटर। बचपन में क्या होता है, बच्चे पास रखकर पढ़ते हैं, पढ़ने की आदत डाल लेते हैं, लिखते लिखते जो है वो टेबल पे झुकते झुकते अंदर कॉपी में ही झुक जाते हैं काफी। पेरेंट्स कहते भी हैं, टीचर्स भी समझाते हैं कि कम से कम 1 फीट दूर रखकर पढ़ो। द रीजन बिहाइंड नियर पॉइंट, जिससे कि आइज पर स्ट्रेन ना आए। तो कुछ लोगों का नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। फिर अगर नियर पॉइंट पास में शिफ्ट हो रहा है तो एडवांटेजेस है एक तरह से देखा जाए तो, पर बॉडी पोस्चर पर उसका बुरा असर पड़ता है और अल्टीमेटली वो किसी न किसी बीमारी में रिजल्ट होगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में अगर कोई भी स्ट्रेन आएगा तो बीमारी पैदा होगी। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई। ठीक है, फार पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं। स्टार्स जो हम देख पा रहे हैं तारों को आसमान में, वो इन्फिनिटी पर है। You may note here in normal eye can see objects clearly that are between 25 centimeter and infinity। और यही है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो मिनिमम कहां से कहां तक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की। दुधिया हो जाना, धुंधला जाना जो बोलते हैं ना, तो कैटरेक्ट आ जाता है, जाला पड़ जाता है। एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। ये एक आई डिफेक्ट है। ऑलमोस्ट सभी को ये परेशानी आती है 60 साल की उम्र के बाद। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू ए कैटरेक्ट सर्जरी। तो ये जो क्लाउडी या मिल्की पार्ट है उसको काट के हटाना पड़ता है, बोलते जाला काटना, तो उसे हटाना पड़ता है, कैटरेक्ट रिमूव करवाना पड़ता है। तो तुमने सुना होगा मोतियाबिंद, सुना है कि नहीं सुना है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कि मोतियाबिंद आ गया, नहीं सुना है तो पूछना अपने बड़ों से, एल्डर से। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। Why do we have 2 eyes for vision and not just one? तुमने ऐसे मॉन्स्टर्स कॉमिक्स में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, एक आंख वाले, एक आंख वाला दानव। भगवान ने 2 आंख क्यों दी हमको? एक आंख से क्यों नहीं काम चल सकता था?
There are several advantages of our having two eyes instead of one. क्या फायदे हैं? It gives a wider field of view. समझ गए? Wider field of view. A human being has a horizontal field of view about 150 degree with one eye and about 180 degree with two eyes. पूरा 180 डिग्री हम देख सकते हैं दो आंख की मदद से. देखकर देखो, आंखें घुमा के 180 डिग्री देख सकते हो. The ability to detect faint objects is of course enhanced. एक आंख से दूसरी आंख से फिर जो सुपर इम्पोज होता है तो एबिलिटी बढ़ जाती है with two detectors instead of one. Some animals, usually prey animals, जिनको शिकार करना होता है जैसे बाज, have their two eyes positioned on opposite sides, जिससे कि वो पूरा 360 डिग्री देख सकते हैं of their heads to give the widest possible field of view. कौवे के पास मैं अगर बताऊं तुम्हें तो एक ही प्यूपिल होता है बच्चों. कौवे के पास आंख तो दो होती है दोनों साइड चोंच के, पर प्यूपिल एक ही होता है, उसी को घुमाकर वो दोनों साइड देख पाता है. स्पेशलिटी कौवे की आंख में. बट आवर टू आईज आर पोजिशन ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड्स and it thus reduces our field of view in favor of what is called stereopsis. हम 3D देख पाते हैं. Shut one eye and the world looks flat, two dimensional. एक आंख बंद करके देखोगे तुम्हें सब 2D दिखेगा, डेप्थ की फीलिंग खत्म हो जाएगी. Keep both eyes open and the world takes on the third dimension of depth. गहराई भी दिखाई देने लगेगी. ये बेसिक डिफरेंस है, करके देख लो तुम इसको. एक आंख बंद करोगे तो गहराई की फीलिंग कम हो जाएगी, दोनों आंख खोलते ही गहराई की फीलिंग ऐड हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी. बिकॉज आवर आईज आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर्स, दोनों आंख के बीच में कुछ दूरी है, देखो नाप के लगभग 7 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर. ईच आई सीज ए स्लाइटली डिफरेंट इमेज, तो हर आंख एक अलग इमेज देख रही है. आवर ब्रेन कंबाइंस द टू इमेजेस इनटू वन, दिमाग जो है दोनों को मिलाकर एक करता है. यूजिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर, तो ये कैलकुलेशन उसके बेसिस पे हो पाती है. अगर मैं विजन को रिलेट करूं हियरिंग से, तो बच्चों तुम्हें पता है उल्लू की आंखें तो बड़ी होती है पर उल्लू सिर्फ अंधेरे में देख पाता है. उल्लू जब शिकार करता है, उल्लू जब शिकार करता है तो देखने से ज्यादा सुनना उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है. उल्लू का एक कान थोड़ा ऊपर होता है, एक कान थोड़ा नीचे होता है, और उससे वो 3D सेंस कर पाता है साउंड किधर से आ रही. कभी गौर करना, अगर तुम चश्मा लगाते हो तो अपना चश्मा हटाकर टेबल पर रखना उल्टा, जैसे रखते हैं हम चश्मा, तो तुम देखोगे उसकी एक डंडी एक साइड ऊंची होगी, एक साइड नीचे होगी. बिकॉज हमारे कान में भी डिफरेंस है. अगर बहुत गौर से देखोगे तो पता चलेगा एक कान हमारा थोड़ा ऊपर है, एक कान थोड़ा नीचे है, 3D सेंसेशन के लिए. तो इस पे गौर करना, सोच के देखना इसके बारे में. आर्टिकल 11.2 डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. कौन कौन से दृष्टि दोष है और उनको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे सही किया जाता है. यहां पर एक डिटेल मिसिंग लग रही है मेरे को, तो मैं ऐड कर देता हूं, मैं पढ़ा देता हूं तुम्हें. और ये नई टर्म है परसिस्टेंस ऑफ विजन. यू मे नोट डाउन. क्या तुमने सुना है पहले, क्या तुम जानते हो अबाउट परसिस्टेंस ऑफ विजन या नहीं जानते? नहीं जानते. परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग वो जानते हो? नहीं. ओके. परसिस्टेंस TE आएगा या A आएगा, स्पेलिंग में चेक कर लेता हूं. TE आएगा. हमारी आंख की, ह्यूमन आई की एक क्षमता है जो लिमिटेड है, यानी सीमित है. वो ये कि 1 सेकंड में अगर हमारी आंख के सामने से
16 फोटो गुजरे, 16 फोटो या उससे ज्यादा 1 सेकंड में हमारे आंख के सामने से गुजार दिए जाएं, देन वी विल नॉट फील डिसकंटिन्यूस, वी विल फील कंटिन्यूस, हमें लगेगा पूरी पिक्चर चल रही। तो मोशन फिल्म में यही कंसेप्ट यूज होता है। अब इसको हम लिंक करते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग से, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, जिससे कि तुम बेहतर समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जस्ट हियर दिस साउंड, क्या तुम सुन पा रहे हो आवाज, ठक 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 ठक? हाँ। ओके, गौर करना उसी साउंड पर। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है इसकी कि 1 सेकंड में कितनी आवाज आ रही है। अब क्या लगता है फ्रीक्वेंसी बढ़ी या घटी? सर बड़ी है। बढ़ी। और बढ़ाऊंगा अगर, तो एक कंडीशन के बाद ये साउंड कंटिन्यूअस फील होगी, यानी तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे दो आवाजों के बीच में। यू विल फील दैट साउंड इज कमिंग कंटिन्यूअसली। ऐसे होता है मिक्सी वगैरह और ये जो आवाजें इनकी आती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हम फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं फील कर पाते? बिकॉज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, उसकी वजह से अगर 1 सेकंड में 8 भी लेते हैं, कभी 10 भी लेते हैं हम, तो रफ कैलकुलेशन के लिए मैं 10 ले लेता हूं, 10 आवाजों से ज्यादा आ रही है 10 पर सेकेंड, तो हमें लगता है साउंड इज कंटिन्यूअस। 10 आवाजें या 10 आवाजों से ज्यादा आती है तो हम फील करते हैं साउंड इज कंटिन्यूअस। उसी तरह से परसिस्टेंस ऑफ विजन है, 1 सेकंड में 16 से ज्यादा फोटो होंगे, देन वी विल फील कंटिन्यूअस। इसको तुम लिंक कर सकते हो एको से। एको तो समझते हो ना, हेलो 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 हेलो, आवाज रिवर्स है ना, लिंगरिंग ऑफ साउंड भी कहते हैं उसको, लिंक करते हैं उससे। तो इसका कारण क्या है कि हमारे कान के पर्दे जो स्टिमुलेट होते हैं, एक आवाज आई उसको सेंस किया, और 1/10 सेकंड में 10 पर सेकंड मतलब 1/10 सेकंड में एक आवाज, अगली आवाज अगर 1/10 सेकंड से पहले आ गई तो वो पहली आवाज की सेंसेशन अभी खत्म नहीं हुई है, दूसरी आवाज की सेंसेशन उसमें आके मर्ज हो गई, तो हम उसको डिस्टिंक्ट साउंड की तरह नोट नहीं कर पाएंगे या ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली 16 फोटोज चल रहे हैं आपकी आंख के आगे से, अब 16 से ज्यादा फोटो आ गए तो आपको लगेगा कंटिन्यूअस चल रहा है, यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन, और सारी मोशन फिल्म इसी पर बेस्ड है। चार्ली चैपलिन की फिल्म आप देखी होगी, उसमें डिसकंटिन्यूटी फील होती है, चार्ली चैपलिन की फिल्म चला के देखना, बिकॉज चार्ली चैपलिन की फिल्म एग्जैक्टली 16 फ्रेम पर सेकंड पे चलती है। बाकी फिल्में पहले चला करती थी 25 फ्रेम्स पर सेकंड, जैसे कि अभी हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, 25 FPS कहते हैं इसको, फ्रेम्स पर सेकंड को, और अभी आजकल चलती है 30 FPS पे, 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 30 FPS। तो इस पे गौर करना। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं इसको हम। तो मैंने एक डिटेल और बताई। तो आई डिफेक्ट्स को हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन पे थोड़ी एक्टिविटी करके देखो, तुम उसको एक्सपीरियंस करके देखो। चार्ली चैपलिन की फिल्म देखना चला के, मिकी डोनाल्ड का कार्टून शो 25 फ्रेम पर सेकंड पे चलता है, उसमें डिटेल भी होती है नीचे, उसको पढ़ना कि 25 फ्रेम्स पर सेकंड है, 30 फ्रेम्स पर सेकंड है, और आजकल 60 फ्रेम पर सेकंड पे भी चलता है कंटेंट, जो 4K कंटेंट है वो 60 FPS है। तो बेटर क्या है, क्यों है बेटर? जस्ट ट्राई टू एनालाइज विच वन इज बेटर, more frames or less frames.